नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस की सेना जो थी वो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना के नाम पर युद्ध कर रही थी और नेपोलियन को शुरू में स्वतंत्रता और आज़ादी का स्थापना करने वाला माना गया। तो शुरू में तो उनका बड़ा स्वागत हुआ यूरोप के देशों में। उन्हें ये माना गया कि वो वहाँ जो राजतंत्र है उसे समाप्त करके, निरंकुशता को समाप्त करके सभी राष्ट्रों में आज़ादी को देंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और जो सेंसरशिप लगाई और जो टैक्स बढ़ाए और जो जगह जगह के नागरिकों को ज़बरदस्ती फ्रेंच सेना में भर्ती किया, क्योंकि नेपोलियन लगातार युद्ध करके सभी देशों को जीतता जा रहा था तो उसे एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी। तो वो जिस भी देश को जीतता था वहाँ के नागरिकों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कर लेता था। तो इन सब बातों से उसका विरोध शुरू हो गया। आइए एक चित्र की तरफ देखते हैं। ये चित्र जो है वो जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया है और इसमें जर्मनी के ज़्वेकविक्रेन शहर को दर्शाया गया है। बच्चों, इसमें जो नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक पहने हुए हैं वो फ्रांसीसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं और वो इस चित्र में दिख रहा है कि किस प्रकार से वो जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर आप बाईं तरफ देखें तो एक किसान की गाड़ी को ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। उसके बाद कुछ जो युवा लोग हैं वो महिलाओं को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और इधर देखें तो एक किसान को उन्होंने घुटने पर बिठा लिया है और इस चित्र में बीचों बीच में एक स्वतंत्रता का वृक्ष है जिस पर एक पट्टी लगी हुई है और उस पर जर्मन भाषा में लिखा है कि हमसे आज़ादी और स्वतंत्रता ले लो और ये मानवता का आदर्श रूप है। यानी कि वो एक व्यंग कर रहे हैं फ्रांसीसी सेना पर कि आप जो हमको आज़ादी दे रहे हैं, जो स्वतंत्रता दे रहे हैं, ये हमसे वापस ले लो, हमको ये नहीं चाहिए। क्योंकि वो उनकी इस बात से इतने तंग आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि अब हमारा ये सब समाप्त हो। तो ये जो था ये नेपोलियन के पतन का समय था और ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया और इस प्रकार से नेपोलियन के युग की समाप्ति हो गई। और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में 1815 में वियना में एक सभा बुलाई गई और उसको जो वहाँ पर संधि हुई उसको वियना संधि कहते हैं। इस वियना संधि से नए रूढ़िवाद की भी शुरुआत हुई। अब ये रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब है पुरानी परंपराओं को मानना। रूढ़ियाँ यानी कि परंपराएं। तो जो पहले से चला आ रहा है उसमें आस्था रखना, विश्वास रखना रूढ़िवाद कहलाता है। पर ये नया रूढ़िवाद पुराने रूढ़िवाद से कैसे फ़र्क करता है, कैसे डिफरेंट है? ये जो नया रूढ़िवाद था वो रूढ़िवाद तो इसलिए था क्योंकि वो पुरानी जो संस्थाएं थीं राष्ट्र की और समाज की, जैसे राजतंत्र, चर्च, संपत्ति, परिवार, इन सब में विश्वास करता था और इसी के चलते उन्होंने बूर्बो वंश को फ्रांस में वापस स्थापित कर दिया राज्य में, यानी कि वापस से राजतंत्र की स्थापना कर दी। पर नया इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से आधुनिकीकरण को स्वीकार किया। जो फ्रांस की क्रांति के बाद नए विचार सामने आए थे और जो आर्थिक तरक्की हुई थी, जो कर व्यवस्था, जो एक आवागमन, यातायात के सुधार हुए थे और आर्थिक उन्नति हुई थी, उसको इन्होंने स्वीकार किया और ये माना कि जो आधुनिकीकरण है और जो आर्थिक तरक्की है उससे राजतंत्र और भी मजबूत होगा। पर इन्होंने सेंसरशिप को लागू रखा और जो चीज़ें राजतंत्र का विरोध कर सकती थी उन सबको दबाने की कोशिश की। तो इसी रूढ़िवादी व्यवस्था के जो विरोध में एक उदारवादी जो विचारधारा था उसका जन्म हुआ। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही।